मॉर्निंग बच्चों, आइए आपके रिक्वेस्ट पर आज मैं सामाजिक विज्ञान जो है उसका सेट 2 आपको करा रहा हूँ। जो वार्षिक परीक्षा 2021 है, जो कि 8वीं की बोर्ड परीक्षा होती है, उसके बारे में देखिए लिखा हुआ पूर्णांक आपका 50 होगा और प्रत्येक प्रश्न की जो वैल्यू होगी वो 2.5 अंकों की होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आज़ादी के बाद एक अंग्रेज था, वह बना था गवर्नर जनरल भारत का। और ऐसा प्रश्न रहता कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो फिर दूसरा होगा। तो यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से जो माउंटबेटन है वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया माउंटबेटन। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया माउंटबेटन, लॉर्ड नहीं, ये कोई भगवान नहीं थे। आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या फिर राज्य को हड़पने की नीति का सहारा लिया? आपको याद होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसका राज्य जो है वो हड़प लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उस समय कौन सा ब्रिटिश शासक था? वो था डलहौजी, कोई लॉर्ड नहीं, सिर्फ डलहौजी। ठीक है, डलहौजी जो है वह क्या करता था, यदि कोई राज्य ऐसा है जिसकी अपनी संतान नहीं है, अपना ब्लड रिलेशन वाला संतान नहीं है, बेटा या बेटी, तो यह कहकर कि आपका कोई वारिस नहीं है, आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आपका राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा। समझ गए? और उसको वह लूट लेता था, अपने राज्य में मिला लेता था डलहौजी द्वारा। अगला है प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ था? जाहिर है पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। पलासी का युद्ध जो है वो बंगाल में हुआ था। बंगाल में गंगा नदी के किनारे एक ज़िला है नादिया ज़िला, वहीं पे एक मैदान है जिसको पलासी का मैदान कहा जाता है। वहाँ बंगाल का जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, और उसका जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था मीर जाफ़र। समझ गए? तो भारत में अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए, भारतीयों को लूटने के लिए, उसको हड़पने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद, ठीक है, लाला उसको फुसलाया, अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, ठीक है, पैसे दिए, लालच दिया, दंड सजा दी, आक्रमण किए और भेद आपस में लड़वा दिया। तो ये चारों नीति का उन लोगों ने भरपूर उपयोग किया और भारत के टुकड़े किए, भारत के राज्यों को, राजाओं को हराकर, या ये इनके प्रकार हैं जिसको बोल सकते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का और उसका मुख्य सेनापति मीर जाफ़र। एक तरफ सिराजुद्दौला बंगाल नवाब की तरफ 40,000 सैनिक, और दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ों का सेनापति था वह था रॉबर्ट क्लाइव। कितने सैनिक? 3,000 मात्र। कैसे? 1,000 अंग्रेजी सेना और 2,000 उसमें भारतीय सेना थी। आपको याद रखना चाहिए कि अंग्रेज वहाँ से बहुत कम मात्रा में आए थे संख्या में। भारतीय लोगों का संसाधन उपयोग किया, भारतीयों को सैनिक के रूप में यूज़ किया, मतलब यहाँ का संसाधन यूज़ किया, यहाँ का आदमी को यूज़ किया सैनिक के रूप में, और हमें आपस में ही लड़ाया, कटाया, मारा, सारा काम किया। ठीक है, तो एक तरफ 3,000 सैनिक और दूसरी तरफ 40,000। आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? आप बिल्कुल सोचेंगे कि सिराजुद्दौला जीतना तय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ कोई युद्ध हुआ ही नहीं, बस हल्की सी एक झड़प हुई और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, मतलब अंग्रेज़ों की जीत हुई और सिराजुद्दौला हार गया।
क्यों? क्योंकि जो मुख्य सेनापति था मीर जाफ़र, उसको लालच दिया गया कि तुमको राज्य दूंगा, तुमको नवाब बना दूंगा, राजा बना दूंगा और सारा ऐशो आराम तुमको मिलेगा। बस लालच में आ गया मीर जाफ़र और वह अंग्रेज़ों की तरफ जाकर के मिल गया और नवाब सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया और उसे हार माननी पड़ी। इसके बाद और बहुत ज़्यादा समय तक उसे ज़िंदा नहीं रखा गया और मीर जाफ़र के बेटे ने उनका कत्ल कर दिया। समझ गए? तो लालच में ऐसा हुआ। इसीलिए जब मज़ार या कब्र पर जब हम लोग वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं मतलब जहाँ पर सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र दोनों की कब्र है, ठीक है। तो जब सिराजुद्दौला की कब्र पर लोग जाते हैं तो वहाँ का जो गाइड होता है बताता है उस इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे इसने धोखा दिया था अपने ही राजा को, उसके साथ गद्दारी की थी। तो और यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों को पहली बार मौका मिला यहाँ पर राज करने के लिए। इसके पहले वो कहीं इस तरह से राज नहीं कर सके थे और उसकी उन लोगों का जो कदम है बढ़िया से यहाँ जमना शुरू हो गया। तो इसलिए यह युद्ध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है हमारे भारत के इतिहास में, ठीक है। तो वहाँ कब्र में जब लोग जाते हैं तो गाइड बताते हैं कि ये है सिराजुद्दौला की कब्र और उसकी मज़ार जो है यहाँ पे इन्होंने जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, इसको कीजिए नमस्कार, इसको कीजिए प्रणाम। और ये है मीर जाफ़र, उसका मुख्य सेनापति की कब्र, उस पर वो था गद्दार, इसलिए इस पर मारिए जूते खोल करके 4। समझ गए? तो इस तरह की भावना जब इतिहास बनता है देश का, समाज का, राष्ट्र का, तो फिर गद्दारी हमें नहीं करनी चाहिए। गद्दारी करने पर इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये थी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पलासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। स्थायी बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी? स्थायी बंदोबस्त को हम लोग बोल सकते हैं जमींदारी व्यवस्था। इसमें क्या होता था, ये कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, ये जान लीजिए। ये कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल का गवर्नर उसमें हुआ करता था। वहाँ उसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, मतलब किसी एक व्यक्ति को यह भार दे दिया जाता था कि तुम इतनी ज़मीन के तुम मालिक हो, ठीक है, और तुम हमें जो है लगान के रूप में, टैक्स के रूप में जो है 10/11 जो है वो हमें दो और तुम अपने पास सिर्फ 1/11% जो है लगान रखो। मतलब बहुत ही कम मात्रा में उसको रहने दिया जाता था और बाकी सारा का सारा लगान जो है अंग्रेज़ वसूल लेता था, ठीक है। उस धन से वो ऐशो आराम करते थे, अपनी सेना की व्यवस्था करते थे। तो यह एक बहुत ही घटिया किस्म की व्यवस्था थी और अंत में जो किसान हैं वो तो उन पर अत्याचार हुआ ही, उन पर शोषण हुआ ही। अंत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन ज़मींदारों को हुआ, क्योंकि बाद में यही ज़मीन उनकी हो गई, उन ज़मींदारों की। समझ गए? चलिए, और बाद में यह व्यवस्था जो है स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था, यह बाद में बिहार और उड़ीसा में भी यह लागू हुई। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो बस नादिया जिले में हुई थी। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि नादिया जिला में ही वो पलासी का मैदान है। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, आपने सुना होगा होड़गिदरा, मतलब होता है संथाल का बच्चा, लेकिन दीकू यह शब्द जो है बाहरी लोगों के लिए किया जाता है। महिला नहीं, बनिया नहीं, बल्कि बाहरी लोग जो भी हैं, अंग्रेजी से बाहरी तो उनको दीकू कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कैलिको। क्या है? कैलिको किससे संबंधित था? आप को जानना चाहिए कि कैलिको जो है यह सूती कपड़ों में जो डिज़ाइन होता था छींट टाइप का, वह डिज़ाइन को ही कैलिको कहा गया है। सूती कपड़े में ये हुआ करता था। तो दरअसल हुआ क्या कि भारत के सूती कपड़े में, और वो भी क्या छींट वाले डिज़ाइन वाले, उसकी बड़ी डिमांड थी दुनिया भर में और इंग्लैंड में भी थी। तो इंग्लैंड जब हमारे ये कपड़े जाते थे छींट वाले कपड़े, तो वहाँ काफ़ी पसंद लोग करते थे और हाथों हाथ तुरंत बिक जाता था सारा कपड़ा। और
वहाँ का जो लोकल कपड़ा था वो ज़्यादा बिकता नहीं था, क्योंकि हमारा कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने देश में एक कानून लगा दिया, कैलिको अधिनियम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि छींटे वाले कपड़े जो हैं वह नहीं बेचा जा सकता है, समझ गए, या उस पर ढेर सारा टैक्स लगा दिया ताकि उसका दाम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको कैलिको अधिनियम कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियन नाविक, एक पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा। वह व्यापार करने के लिए आया था। भारत में सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे? वो कालीकट में पहुँचा, जिसको कि ये केरल में है। कालीकट को अभी कोझिकोडे बोलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बड़ा बंदरगाह है केरल में, समझ गए। तो कालीकट पहुँचा वो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जिसको मनुष्य ने बनाया है? झरने का जल? नहीं। वन? नहीं। सूर्य की रोशनी? नहीं। ये तो सब प्रकृति ने बनाया। कैंसर उपचार की जो दवाएं हैं, औषधियां हैं, उसको मनुष्य ने बनाया है। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण क्या नहीं है? याद रखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक में होता है कि कृषि है, खनन है, पशुपालन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राथमिक क्रियाएं हैं। मतलब कच्चा माल जहाँ से आता है, जहाँ पर बनता है, वो सारी होती हैं प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा द्वितीयक, उसमें उद्योग वगैरह आते हैं। मतलब कच्चा माल को अब प्रोसेसिंग का काम करेगा तो कहाँ होगा? उद्योग कल कारखाने में होगा, समझ गए। तो वो आता है द्वितीयक में। और तृतीयक मतलब सेवा, जैसे बैंकिंग सेवा, रेल सेवा, परिवहन सेवा वगैरह वगैरह होती है। तो पूछ रहा है कि प्राथमिक क्रिया में कौन सा नहीं है? तो जो बैंक है वो सर्विस सेक्टर का है, वो तृतीयक क्षेत्र का है, तो यहाँ पर बैंक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जादू घोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? जादू घोड़ा जो है वो पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में स्थित है जादू घोड़ा। यह जादू घोड़ा जो है वह यूरेनियम के लिए फेमस है। वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम का उपयोग मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। या तो इससे आप एनर्जी बनाकर बिजली बना सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा बिजली बनाकर उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा इससे परमाणु बम बनाया जाता है। तो यूरेनियम बड़ा ही इम्पोर्टेंट तत्व है जो कि मिलता है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर जगह पर जादू घोड़ा में, समझ गए। अब अगला प्रश्न है, निम्न में अलौह धातु कौन सा है? अलौह माने लोहा से, मतलब लोहा जैसी चीज़ों से जिसका संबंध नहीं हो। सोना क्या है? धातु है। लौह अयस्क लोहा से ही रिलेटेड है। मैग्नीज क्या है? धातु है। सिंदरी क्या है? ये धातु ये सब कुछ नहीं, सिंदरी तो एक जगह का नाम है। तो इसमें कौन सा अलौह धातु है? तो ये सिंदरी हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला 93वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? गोमिया? नहीं, गोमिया में तो वो विस्फोटक का कारखाना है, ठीक है। धनबाद, ये तो कोयला के लिए है। सिंदरी उसी तरह की चीज़ों के लिए। घाटशिला, ठीक है, ये घाटशिला जो है यहाँ पे तांबा का उद्योग लगा हुआ है, समझ गए। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में है? आप जानते हैं कि संविधान में जो उसको क्या बोलेंगे कि टॉपिक्स हैं उसको अनुच्छेद बोला जाता है। जैसे कि जो पुलिस कानून होता है CRPC, ठीक है, वो सब चीज़ों में धारा बोला जाता है। और संविधान में जो चीज़ें हैं, जो जिक्र हैं, उसको जो प्रोविज़न है उसको बोला जाता है अनुच्छेद। तो यहाँ पे 4 अनुच्छेदों के जिक्र हैं। उनमें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किस में है? 17 में? 17 में तो बिल्कुल नहीं, यह तो अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है इस अनुच्छेद से। 32वां, यह तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मतलब यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के शरण में कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, समझ गए। मतलब आपके जो मूल अधिकार हैं उसको यदि कोई ख़त्म कर रहा है, उसको कोई लेने नहीं दे रहा है आपको, तो आप उसका उपचार करा सकते हैं 32वां अनुच्छेद के तहत। अगला है 25वां। इसमें क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो मूल अधिकार है वो 25वां में आता है। इसलिए 19वां जो है यह है
भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19वां अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो ये हो गया 19वां। अगला है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं। आप याद करिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, चीन देश में, दूसरा भारत देश में। तो ये देश किस महादेश में आते हैं, एशिया में। तो आप एशिया खोजिए कि कहाँ पर है, तो एशिया तीसरे नंबर पर है। तो यही होगा कि मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो एशिया और यूरोप में क्या बोलते हैं कि वहाँ पे जमा है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रथम, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, लेकिन राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल विवाह का क्या मतलब है, प्रेम विवाह, लव मैरिज, कम उम्र में विवाह, बिल्कुल यही है। विदेशी लड़की से विवाह, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विवाह, नहीं। कम उम्र में शादी होना जो है यही है बाल विवाह। अस्पृश्यता, अभी कुछ देर मैंने यह शब्द यूज किया, उसका क्या मतलब है, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, जो दिखाई नहीं, जो छूने योग्य नहीं हो। आप जानते हैं कुछ समुदायों के लोगों को, कुछ जातियों को अभी भी मंदिरों वगैरह में घुसने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि उससे भगवान जी छुआ जाएंगे, मतलब कि वह छूत है। तो जिन ईश्वर ने इंसान को इस धरती पर बनाया, उसी इंसान से भगवान जी कैसे छुआ सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत परंपरा है ना। हमें इसका त्याग करना चाहिए। हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 17 से इसका खत्म किया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद में सिर्फ इसको लिख देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें भी पढ़ लिख कर समझ करके शिक्षा प्राप्त करके हमें भी अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। ठीक है, आगे है योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में या उपरोक्त सभी अवस्था में। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है तो अभी तो पूरा स्वस्थ है, योग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई युवावस्था है, बोलेगा अभी तो जवानी है, अभी योग करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बीमार और बूढ़े लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को एनर्जी की ज़रूरत है, सभी को योगाभ्यास करना चाहिए। समझ गए। जिम जो जाते हैं, क्या सिर्फ बूढ़े जाते हैं, फिर सिर्फ बच्चे जाते हैं, या फिर सिर्फ जवान जाते हैं। मैक्सिमम जवान होते हैं, लड़के लड़कियां सभी लोग जा सकते हैं जिम। ठीक है, लेकिन जिम में बूढ़े लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन योग अभ्यास सभी के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीमार और बूढ़ा आदमी ही सिर्फ योग करेगा। तो उपरोक्त सभी अवस्थाओं में योग किया जा सकता है। विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मानव कल्याण, जीवन को विलासपूर्ण बनाना, नए अनुसंधान और खोज करना, जीवन को कष्टमय बनाना है, बिल्कुल नहीं। नए अनुसंधान और खोज करना, इसके साथ साथ मानव कल्याण भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ वैसा ऑप्शन नहीं है कि आप दो विकल्पों को सही बनाएं। इसलिए सबसे सटीक जो है वो है नए अनुसंधान और खोज लागू करना, यही हो जाएगा। तो हो गए प्रश्न 100, इसका मतलब 20 प्रश्न हो गए पूरे। बच्चों कैसा लगा यह प्रश्नोत्तरी मेरा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और मेरा चैनल उन लोगों को सब्सक्राइब करने बोलें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई दिक्कत हो तो, और जो बेल आइकन है उसको ऑल दबा दें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं उसको हल करने के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।